नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर छाया सोनी, सहायक आचार्य, शिक्षा संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। स्वयं पाठ्यक्रम हिंदी भाषा एवं अध्यापन विधा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मॉड्यूल संख्या 5 शैक्षिक एवं शिक्षण उद्देश्य, जो मॉड्यूल का शीर्षक है, इसके अंतर्गत आज हम लोग जिस शीर्षक पर विस्तार से चर्चा करेंगे, उस शीर्षक का नाम है शैक्षिक उद्देश्यों के लेखन की विधियाँ। इसके अंतर्गत जिन बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे या इस व्याख्यान के पश्चात जो उद्देश्यों की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये व्याख्यान भी हमारे उद्देश्य लेखन से संबंधित है, तो जो उन्हें उद्देश्यों की प्राप्ति होंगी, विद्यार्थियों में जो परिवर्तन आएगा, वो इस प्रकार से होगा कि विद्यार्थी उद्देश्य लेखन की परिभाषा और प्रकृति से परिचित हो सकेंगे, ब्लूम वर्गीकी की पृष्ठभूमि को जान सकेंगे, ब्लूम वर्गी के आधार पर विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण कर सकेंगे, आरसीईएम पद्धति है उसको समझ सकेंगे, उसकी प्रमुख श्रेणियों को समझ सकेंगे और उन श्रेणियों के बारे में बता सकेंगे। आरसीईएम पद्धति के अनुसार उद्देश्य लेखन किस प्रकार से होता है, उसको वो समझ सकेंगे और तत्पश्चात उद्देश्य लेखन के कार्य को कर सकेंगे। साथ ही साथ आरसीईएम पद्धति की क्या विशेषताएं और सीमाएं हैं, इसको भी जानेंगे। एनसीईआरटी पद्धति के अनुसार उद्देश्य लेखन किस प्रकार से होता है और एनसीईआरटी के अनुसार उद्देश्य लेखन का प्रारूप क्या है, इसको भी समझ सकेंगे और क्या विशेषताएं और सीमाएं हैं एनसीईआरटी पद्धति की, उसके बारे में भी जानेंगे। और तीसरी पद्धति मैगर पद्धति है, उसके अनुसार उद्देश्य लेखन मातृभाषा के संदर्भ में कैसे किया जाएगा और इसकी क्या विशेषताएं और सीमाएं हैं। शिक्षा केवल सूचना का संप्रेषण भर नहीं है, बल्कि यह एक सुव्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, जो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों के स्थानांतरण के माध्यम से होती है। इस प्रक्रिया को उत्साही, प्रभावशाली और दिशा निर्देशित बनाने के लिए जिस एक तत्व की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, वह होता है स्पष्ट और मापनीय उद्देश्य। तात्पर्य यह है कि जो शिक्षा है, वो केवल संप्रेषण नहीं है कि हम जो उसमें लिखा है दूसरों तक उसको संप्रेषित कर दें, बल्कि एक सुव्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। एक व्यवस्था के अनुसार कार्य किया जाता है और हर एक विषय का उद्देश्य लेकर चला जाता है कि इस शिक्षा के माध्यम से हम अपने विद्यार्थियों में क्या परिवर्तन लाना चाहेंगे। तो कह सकते हैं कि जो उत्साही और प्रभावशाली और दिशा निर्देशित बनाने की जो प्रक्रिया है, उसी की आवश्यकता होती है और उसके लिए हमें स्पष्ट और मापनीय उद्देश्यों की आवश्यकता होती है। जब तक शिक्षक ये स्पष्ट रूप से नहीं जानता कि वो अपने शिक्षण के माध्यम से क्या प्राप्त करना चाहता है, तब तक उसकी योजना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन तीनों ही अनिश्चित, असंगत और अनुत्पादक हो सकते हैं। तात्पर्य है कि अगर शिक्षक को पहले से नहीं पता है कि उसे क्या काम करना है, किस चीज़ की पहचान करनी है, तो वो जो उसके द्वारा कार्य किया जाएगा, वो ठीक प्रकार से नहीं होगा। तो जो उसकी योजना होगी वो ठीक प्रकार से नहीं बनेगी, ना उसका कार्यान्वयन ठीक प्रकार से हो पाएगा। इसलिए शिक्षक के लिए हर चरण में उद्देश्य निर्धारण करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम उदाहरण की बात करें, यदि हिंदी भाषा के शिक्षक का यह उद्देश्य है, हिंदी भाषा का शिक्षक है और वो यह उद्देश्य करता है कि विद्यार्थी स्वर और व्यंजन में अंतर कर सकें, तो वह अपने पाठ की रूपरेखा उसी अनुरूप बनाएगा, उदाहरणों का चयन करेगा, अभ्यास देगा और मूल्यांकन भी उसी कौशल की पुष्टि हेतु करेगा। तात्पर्य ये है कि पहले से निर्धारित करते हैं कि उद्देश्य क्या है। स्वर और व्यंजन की जानकारी देना है, तो स्वर और व्यंजन के बारे में बताया जाएगा, उससे संबंधित उदाहरणों को बताया जाएगा और उसी पर ही विद्यार्थियों से अभ्यास भी कराया जाएगा। तो इस प्रकार से उद्देश्य लेकर के कार्य करना एक योजनागत कार्य करना कहलाता है और उसका मूल्यांकन भी संभव हो पाता है। तो इस प्रकार से जो उद्देश्य हैं वो स्पष्ट और मापनीय होने चाहिए। उद्देश्य लेखन की परिभाषा एवं प्रकृति। उद्देश्य लेखन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक पूर्व निर्धारित करता है, मतलब पहले से निर्धारित कर लेता है कि पाठ समाप्ति के उपरांत विद्यार्थी में कौन से ज्ञान, कौशल या दृष्टिकोण विकसित होने चाहिए।
जब हम पाठ की समाप्ति करेंगे तो पहले से निर्धारित कर लेते हैं कि इस पाठ के माध्यम से विद्यार्थी में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा, उसके अंदर कौन-सा कौशल विकसित होगा और कौन-सा नवीन ज्ञान उसको प्राप्त होगा। जिसके 3 प्रमुख घटक होते हैं, सीखने का परिणाम, विद्यार्थी केंद्रित स्वरूप, मापन की संभावना। अर्थात सीखने का परिणाम, जो सीख रहे हैं उसका क्या परिणाम हो रहा है, क्या सीख रहे हैं, उसको हम माप रहे हैं। विद्यार्थी केंद्रित, वास्तव में विद्यार्थी में क्या परिवर्तन आ रहा है और हम उसका मापन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो एक उद्देश्य है वो हमारा कह सकते हैं अंग्रेजी में कि स्मार्ट होना चाहिए, अर्थात जिसको कि विशिष्ट, स्पेसिफिक, मापनीय, मेजरेबल, प्राप्य, अचीवेबल, प्रासंगिक, रिलेवेंट, समयबद्ध। अर्थात जो उद्देश्य बने वो बिल्कुल विशिष्ट होना चाहिए, विषय वस्तु के संदर्भ में, मापनीय, उसकी मापन किया जा सके, प्राप्त, वो उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। जब विशिष्ट कक्षा समाप्त हो रही है तो उस कक्षा की समाप्ति पर अंत में हम उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न उत्तर है उसके माध्यम से। उद्देश्य हमारा प्रासंगिक होना चाहिए और समयबद्ध, एक टाइम बाउंड होना चाहिए कि निश्चित समय सीमा के अंदर हम उस उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएंगे। तो ब्लूम वर्गीकरण, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो इसके पूर्व में भी हम लोगों ने कुछ इस पर बात करी थी, तो उन्होंने के शिक्षण उद्देश्यों को 3 प्रमुख क्षेत्रों या आयामों में बांटा है। पहला है संज्ञानात्मक क्षेत्र, दूसरा भावात्मक क्षेत्र, तीसरा क्रियात्मक क्षेत्र। संज्ञानात्मक क्षेत्र जहाँ पर बच्चे में ज्ञान, समझ, विश्लेषण करने की क्षमता विकसित होती है। भावात्मक क्षेत्र जहाँ बच्चे में भाव से वो संबंधित आ जाता है, जो ज्ञान उसको मिल रहा है उस ज्ञान की प्राप्ति के साथ-साथ जो वहाँ पर तथ्य छिपे हुए हैं, जो विचार दिए जा रहे हैं, उन विचारों को वो किस प्रकार से ग्रहण करता है और जो उसमें संवाद है या वार्तालाप हो रहा है या जो सौंदर्य बोध हो रहा है उसके संदर्भ में विद्यार्थी के अंदर किस प्रकार के भाव विकसित हो रहे हैं। तीसरा क्रियात्मक क्षेत्र है जो कि शारीरिक कौशल और प्रदर्शन से संबंधित है, कि जो भाव ज्ञान से के बाद भावों की अभिव्यक्ति वो कर पा रहा है, भावों को ग्रहण कर पा रहा है और उसकी, तो अगर सदाचार की बात आ रही है या राष्ट्र प्रेम की बात आ रही है तो विद्यार्थी राष्ट्र प्रेम किसे कहते हैं वो उस कहानी से समझ पा रहा है। फिर राष्ट्र प्रेम क्या होता है, राष्ट्र के प्रति समर्पण क्या होता है, इसको वो उसके अंदर वो चीजें, वो भाव विकसित हो रहे हैं। और तत्पश्चात अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है हमारे समाज में, हमारे देश में, और जहाँ पर हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने राष्ट्र के लिए खड़े हों, राष्ट्र के समर्पण के लिए खड़े हों, तो वो उसके लिए हम जो कार्य करेंगे वो हमारा क्रियात्मक क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। लोगों को प्रेरित करना, लोगों को राष्ट्र के लिए प्रेरित करना, राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव के लिए प्रेरित करना, वो हमारा क्रियात्मक क्षेत्र में अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से ब्लूम ने संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक क्षेत्रों की बात कही हुई है। इन 3 जो ब्लूम के ये 3 क्षेत्र हैं, इसी के अनुसार ही विभिन्न उद्देश्य लेखन की जो अन्य विधियां हैं वो भी विकसित हुई हैं। जैसे RCEM पद्धति जो कि संज्ञानात्मकता से संबंधित है, NCERT जिसमें तीनों क्षेत्रों का समावेश किया गया, संज्ञानात्मकता, भावात्मकता और क्रियात्मकता का, और मैगर पद्धति जिसमें कि मापनीय व्यवहारिक उद्देश्यों की बात कही गई है। ब्लूम वर्गीकरण के अनुसार अगर हम उद्देश्यों के निर्धारण की बात करते हैं तो इस प्रकार से है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोशारीरिक, या जिसको क्रियात्मक भी कहा जा रहा है। ज्ञानात्मक में ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन की बात आती है। भावात्मक भी हमारे 6 आयामों में विभाजित है। आग्रहण, अनुक्रिया करना, अनुमूलन की बात है, विचारना, संगठन, चरित्र निर्माण। और मनोशारीरिक या क्रियात्मकता में उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत बनाना। इन विशिष्ट उद्देश्यों को जो ब्लूम ने बताया उसको हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि जब हम स्तर हमारा स्मरण करना है तो उस समय जो शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित होगा जिसको कि हम एक निश्चित समय में हमको प्राप्त करना है, तो ये उद्देश्यों को निर्धारित कर सकते हैं कि तथ्यों, नामों, परिभाषाओं, तिथियों आदि को याद करना और उन्हें पुनः प्रस्तुत करना। इसके लिए जो काम किए जाएंगे वो परिभाषा बताएंगे बच्चे, सूची बताना याद करने के अंतर्गत आता है।
समझने में जानकारी प्राप्त करना, उसे स्पष्ट करना, सारांश देना। जैसे उदाहरण देना, सारांश लिखना, तुलना करना। अगर हम तुलना की बात कर रहे हैं तो व्याकरण के अंतर्गत जो वाक्य रचना करी जा रही है या विशेषण की बात हो रही है, क्रिया विशेषण की बात हो रही है, तो विभिन्न जो वाक्य हैं उनमें वो भेदों को समझ सकेंगे, तुलना कर सकेंगे। और एक कविता वीर रस से संबंधित है तो उसी तरह की दूसरी कविता को वो प्रस्तुत करेंगे। तो इस प्रकार से वो अगर समझ रहे हैं तो वो भाव के साथ-साथ उस शैली के साथ-साथ दूसरे भी पक्षों को अपने रख सकेंगे। प्रयोग करना, जो भी हमारे हैं इसमें उदाहरण जो क्रियाएँ आएँगी, वो नियमों को लागू करना, समस्या का हल बताना इत्यादि आते हैं। विश्लेषण करना है, मूल्यांकन करना है, सृजन करना है। तो इस प्रकार से ये ब्लूम के टैक्सोनॉमी के अनुसार ब्लूम का वर्गीकरण के आधार पर विशिष्ट उद्देश्यों के निर्धारण की बात कही गई है। आरसीएम पद्धति क्या है? आरसीईएम पद्धति का पूर्ण नाम है क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर विधि। ये पद्धति भारत में विकसित की गई थी ताकि ब्लूम की संज्ञानात्मक उद्देश्यों की श्रेणियों को भारतीय संदर्भ में सरल, व्यवस्थित और व्यवहारिक रूप में समझा जा सके। ये एक जो मैसूर में एक आरसीई है, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय है, उसके आधार पर वहाँ पर जो कार्य किया जाता है, उसके आधार पर एक पद्धति विकसित की गई है कि हम किस प्रकार से उद्देश्यों को निर्धारित करेंगे। इस पद्धति का मुख्य उद्देश्य है शिक्षण उद्देश्यों को स्पष्ट, क्रमबद्ध और मापन योग्य बनाना। जो हम शिक्षण उद्देश्य निर्धारित करें, वो हमारे स्पष्ट होने चाहिए, क्रमबद्ध होने चाहिए और मापन योग्य होने चाहिए। ताकि शिक्षक योजनाबद्ध ढंग से शिक्षण कर सके और छात्रों के अधिगम का मूल्यांकन कर सके। तो इस पद्धति के अनुसार जो ब्लूम का संज्ञानात्मक पक्ष है उसको 4 श्रेणियों में बाँटा गया है, जिसके अनुसार उन चारों को 17 मानसिक क्रियाओं में विभाजित किया गया है, जो संज्ञानात्मक उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त होती है। जैसे 4 श्रेणियाँ हैं और उनको हम देख सकते हैं। 4 श्रेणियों के नाम ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग और विश्लेषण। जो मानसिक क्रियाएँ विभाजित की गई हैं। ज्ञान के अंतर्गत स्मरण करना, पहचानना, समझ के अंतर्गत वर्गीकरण करना, व्याख्या करना, उदाहरण देना, तुलना करना, विपरीतता बताना, स्पष्टीकरण देना, सारांश देना। अनुप्रयोग के अंतर्गत प्रयोग करना, समाधान करना। विश्लेषण के अंतर्गत विश्लेषण करना, भेद करना, निष्कर्ष निकालना, क्रमबद्ध करना, संबंध स्थापित करना और मूल्यांकन करना। तो इस तरह से 4 श्रेणियाँ हैं और 4 श्रेणियों के आधार पर मानसिक क्रियाएँ की गई हैं कि जब इस प्रकार से समझ पाएगा बच्चा, तो जब भाषा को वो समझ रहा है, भाषा की विधाओं को समझ रहा है, हिंदी भाषा को समझ रहा है और गद्य, पद्य को समझ रहा है, नाटक, उपन्यास को समझ रहा है, तो कहाँ पर अगर हम व्याकरण की बात कर रहे हैं, तो व्याकरण में वो शब्द नियमों को बताएगा, उदाहरण भी देगा। अ, संज्ञा पढ़ाई जा रही है, तो संज्ञा किसी स्थान, वस्तु, व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अगर उसको 2-4 शब्द बताए गए हैं कि ये स्थान के नाम है मोहन, रीता, कविता ये नाम है, तो कोई अन्य ऐसा नाम जिसको उसने सुना ना हो, उसके आधार पर वो समझेगा कि नहीं ये भी नाम है, अगर व्यक्ति को उससे संबोधित किया जा रहा है तो ये नाम है। तो वो अन्य उदाहरण भी समझेगा कि नहीं ये भी नाम है और ये संज्ञा के अंतर्गत आता है और व्यक्ति अ, और उससे संबंधित वो अनुदाहरण भी दे सकेगा। सारांश बताएगा, विश्लेषण कर पाएगा, जो उसके सामने अनुच्छेद उपस्थित है उसको वो विश्लेषित कर पाएगा, व्याकरण में नियमों की बात करा पाएगा, उदाहरण विभिन्न उदाहरणों से नियमों की तरफ चलेगा। तो इस प्रकार से 17 मानसिक क्रियाओं के आधार पर जो इसके अर्थ निकल रहे हैं वो इस प्रकार से हैं कि पूर्व सीखे गए तथ्यों या सूचनाओं को याद करना या पहचानना। जो ज्ञान के अंतर्गत बात आती है, तो यहाँ पर जो पहले से उसने सीखा है, अगर एक वीर रस की कविता की वो बात करता है, तो जो उसने कविता पढ़ी है, उसी के आधार पर वहाँ जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, उसके आधार पर वो दूसरी कविता को अगर पढ़ रहा है, समझ रहा है, तो वहाँ पर उसके वो उदाहरण दे सकेगा। समझ में ज्ञान को समझकर अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर पाना। पूरी कविता पढ़ने के पश्चात उसके भावार्थ को दे पाना, ये जो उसने समझा है उसको वो अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर पाएगा। सीखी गई जानकारी को नई स्थिति में प्रयोग करना,
एक नियम उसने सीख लिया है, उस नियम को वो कहीं पर भी उसका प्रयोग कर सकता है। जानकारी के विभिन्न भागों की पहचान और गहराई से विवेचना करना। आरसीएम पद्धति के अनुसार उद्देश्य लेखन कैसे होगा? तो इसके अनुसार जो उद्देश्य लेखन का ढांचा है वो इस प्रकार है, जिसे अपेक्षित अंतिम व्यवहार के रूप में जाना जाता है। एक ऐसा व्यवहार जो कि अपेक्षित है और अंतिम है। ये 3 भागों में विभाजित है। पहला, प्रवेश व्यवहार, विद्यार्थी पहले से क्या जानता है। प्रवेश व्यवहार की जिस कहानी को पढ़ाने की बात कही जा रही है, तो विद्यार्थी उस कहानी के उस कहानी से पहले के बारे में क्या जानता है, पहले से क्या जानता है। अगर राष्ट्र प्रेम की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्र शब्द से क्या वो परिचित है? राष्ट्र प्रेम से समान जानकारी उसको है, यहाँ पर उसकी बात आ रही है। विषय वस्तु, किस विषय पर यह उद्देश्य आधारित है। जो राष्ट्र प्रेम है, जो कहानी है, उस पर हमारा उद्देश्य किस प्रकार से आधारित है। मानसिक क्रिया, विद्यार्थी उस विषय वस्तु पर किस संज्ञानात्मक क्रिया का प्रयोग करेगा। जो संज्ञानात्मक क्रिया, इसके पूर्व में हम लोगों ने बात करी थी कि समझेगा, फिर बताएगा, परिभाषा देगा, तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है। अपेक्षित अंतिम व्यवहार, उद्देश्य का स्पष्ट वर्णन। जो कहानी पढ़ाने जा रहे हैं, जो विषय वस्तु लेकर के चले हैं, तो उसके अनुसार हम उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से लिखित करेंगे, स्पष्ट रूप से लिखेंगे और वर्णित करेंगे। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसमें मानसिक क्रियाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। जो मानसिक क्रिया है विद्यार्थी की, उसको स्पष्ट रूप से हम परिभाषित करते हैं। यह पाठ आधारित और व्यवहार आधारित दोनों दृष्टिकोणों को समेटता है। जो आरसीएम पद्धति है, वो पाठ पर आधारित जो दृष्टिकोण है और जो व्यवहार आधारित है। पाठ को पढ़ने के पश्चात, कविता को पढ़ने के पश्चात विद्यार्थी के व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है। राष्ट्र प्रेम संबंधी कहानी उसने पढ़ी है, तो राष्ट्र के प्रति क्या प्रेम उसके अंदर जागृत हुआ है, समर्पण जागृत हुआ है, उस दृष्टिकोण को ये बताता है। यह उद्देश्य लेखन को वैज्ञानिक और मूल्यांकन योग्य बनाता है। विशेषताएं होने के साथ साथ कुछ इसकी सीमाएं भी हैं, जो इस प्रकार से हैं। ये केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र तक ही सीमित है, इसमें अन्य क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे कि अगर हम भावात्मक क्षेत्र की बात करें, क्रियात्मक क्षेत्र की बात करें, तो उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसकी संरचना बहुत जटिल हो जाती है। इसी जटिलता के कारण पाठ की जो स्वाभाविकता है वो बाधित हो जाती है। जटिलता है तो जो स्वाभाविक रूप से पाठ को पढ़ाने की बात हो रही है या उद्देश्य निर्धारण की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें बाधा उत्पन्न होती है। अगली पद्धति जो कि एनसीईआरटी से संबंधित है, ये भी एक संस्थान है जो कि हमारे दिल्ली में स्थापित है। तो इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। मतलब एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर शैक्षिक अनुसंधान की बात कही जाती है और प्रशिक्षण की बात कही जाती है। इसकी पाठचर्या प्रारूपों में शिक्षण उद्देश्यों के लेखन के संबंध में विचार दिए गए। जो इसकी पाठचर्या प्रारूप है, उसमें उद्देश्यों के लेखन की बात कही गई है और ये ब्लूम का जो वर्गीकरण है उसी से प्रेरित है। अधिक समन्वित, व्यवहारिक और भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के अनुकूल है। ब्लूम वर्गीकरण को भी ये अपने में समेटता है। उसको लेने के साथ ही साथ ये अधिक समन्वित भी है, व्यवहारिक भी है, और जो हमारी भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, परिप्रेक्ष्य है, उसके संदर्भ में ये बिल्कुल अनुकूल है। तो उद्देश्य लेखन की त्रिसूची संरचना क्या है? जो उद्देश्य लेखन है एनसीईआरटी के अनुसार, उसके अनुसार हिंदी भाषा के संदर्भ में अगर हम इसकी बात करें तो ज्ञान की बात हो रही है, कौशल की बात हो रही है, मूल एवं दृष्टिकोण की बात हो रही है। तो ज्ञान के अंतर्गत तथ्यों, परिभाषाओं, घटनाओं का बोध कराना। मतलब अगर हम बच्चे को तथ्यों की जानकारी देंगे, घटनाओं की जानकारी देंगे और जो संप्रत्यय है किसी विषय वस्तु का, उसकी परिभाषाओं की भी जानकारी देंगे। अलंकार पढ़ा रहे हैं तो अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा कहाँ पर, जब हम साहित्य में देखते हैं तो वहां पर अलंकारिक भाषा का कैसे प्रयोग हो रहा है, इसको विद्यार्थी पहचान भी सकेंगे। तो जब उनको ज्ञान होगा, वो उसके नियमों को समझेंगे, तभी उसको पहचानने की बात करेंगे। उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि विद्यार्थी कारक के भेदों को स्पष्ट कर सकेंगे, जो कारक है उनके भेदों को बता सकेंगे, या अलंकारों के प्रकारों को भी वो स्पष्ट रूप से बता सकेंगे।
कौशल भाषा के व्यवहारिक पक्ष जैसे वाचन, लेखन आदि की बात हो रही है। जो कौशल है, जब उनको वाचन करने के तरीके के बारे में बताया जाएगा, उनका ज्ञान होगा, या पठन के कितने प्रकार होते हैं, मौन पठन है, मौखिक पठन है, द्रुत पठन है, गहन पठन है, इससे वो परिचित होंगे। तो जब वो पठन या वाचन करेंगे तो उन पहले से उनको जानकारी होगी कि किस तरह के पठन से करना है, और मेरे पढ़ने का उद्देश्य क्या है। जो विषय वस्तु है, जो कहानी है, उसके केवल सारांश को बताना है, उसके मूल विषय वस्तु को बताना है, या कि हमें हर एक पंक्ति को, हर एक गद्यांश को पूर्ण रूप से बताना है, उसके हर एक लाइन का अर्थ ग्रहण करना है। तो ये पहले से जब उसका उद्देश्य निर्धारित करेंगे तो उसी प्रकार से उनका पठन का कार्य होगा। तो वो उसी प्रकार से जो पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि जब हम कौशल की बात कर रहे हैं कि व्यवहारिक पक्ष में उन्होंने पढ़ना सीख लिया है, लेकिन सीखने के पश्चात अगर वो उसी तरह से पढ़ते हैं, पढ़ करके अर्थ या भाव समझते हैं, तब उसके व्यवहारिक पक्ष में वो चीज आ जाती है। तो भाषा के व्यवहारिक पक्ष जैसे वाचन करना, लेखन करना, इस प्रकार से कि वो लिख करके भी अपने भावों को उचित प्रकार से अभिव्यक्त कर सकें। उदाहरण के लिए विद्यार्थी वाक्यों में उचित लिंग का प्रयोग कर सकेंगे। जो वाक्य लिख रहे हैं, तो कहाँ पर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या वचन की भी हम बात कर सकते हैं। एक वचन कहाँ पर प्रयुक्त होगा, बहुवचन कहाँ पर प्रयुक्त होगा, द्विवचन कहाँ पर प्रयुक्त होगा। तो ज्ञान हो गया है, अब व्यवहारिक रूप से उसको हमें लाना है, तो वो कौशल के अंतर्गत आ रहा है। मूल एवं दृष्टिकोण सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक गुणों का विकास करना, मतलब जो मूल है, कविता को पढ़ेंगे तो कौन से मूल उनके अंतर्गत विकसित हो रहे हैं। कहानी पढ़, जैसे उदाहरण के लिए राष्ट्र प्रेम की बात कही जा रही है, तो क्या वहां पर उसको पढ़ने से किस प्रकार के भाव विकसित हो रहे हैं, नैतिकता किस प्रकार से उनके अंतर्गत आ रही है, अपनी संस्कृति के प्रति, भारत देश की संस्कृति के प्रति क्या भाव आ रहे हैं, किस प्रकार के गुण उनके अंदर विकसित हो रहे हैं, क्या वो उसी को ही अपने में समाहित कर रहे हैं और हमारी आगे वाली पीढ़ी को वो उसी को हस्तांतरित करेंगे। उदाहरण के लिए विद्यार्थी कविता में करुणा के भाव को आत्मसात करेंगे। अगर एक ऐसी कविता पढ़े जहाँ पे करुणा के भाव की बात हो रही है, तो उसका जो भाव है उसको वो आत्मसात कर पाएंगे। उद्देश्य लेखन एनसीईआरटी के अनुसार जो हमारा उद्देश्य लेखन होगा, वो इस प्रकार से होगा: कर्ता, क्रिया और विषय वस्तु। सबसे पहले कर्ता की बात आएगी, फिर क्रिया जो कार्य किया जा रहा है उसकी बात आएगी, फिर विषय वस्तु। ये तीन मिलाकर के हमारे उद्देश्यों का निर्धारण होता है। तो हिंदी शिक्षण में एनसीईआरटी पद्धति का उपयोग हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि गद्य में विद्यार्थी गद्यांश को पढ़कर उसका सारांश लिख सकेंगे। कविता, विद्यार्थी कविता में प्रयुक्त रस की अनुभूति कर सकेंगे। व्याकरण, विद्यार्थी संधि के प्रकारों की पहचान कर सकेंगे। लेखन, विद्यार्थी पत्र लेखन में उचित प्रारूप का प्रयोग कर सकेंगे। इस प्रकार से चार गद्य, कविता, व्याकरण और लेखन में एनसीईआरटी पद्धति का किस प्रकार से उनके उनके द्वारा किस प्रकार से उद्देश्य लेखन होगा, इसकी हम लोगों ने एक बात देखी कि गद्यांश को पढ़ेंगे और उसका सारांश लिखेंगे। कविता जो पढ़ रहे हैं, भाव ग्रहण कर रहे हैं, तो जो जिस रस से संबंधित वो कविता लिखी गई है, उस रस की वो अनुभूति कर सकेंगे। संधि, सर्वनाम, विशेषण, कारक, इन सब के वाक्यों में इनका कैसे प्रयोग हो रहा है इसकी पहचान कर सकेंगे, और उचित प्रकार से किसी भी प्रकार का औपचारिक या अनौपचारिक पत्र लिख सकेंगे। अवकाश के संबंध में या किसी चीज की शैक्षिक संदर्भ में किसी चीज की उनकी आवश्यकता है, तो उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो पत्र लिख सकेंगे, तो उसके उचित प्रारूप में उस पत्रों का निर्माण कर सकेंगे। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। एनसीईआरटी पद्धति की तीनों आयामों को समाहित करता है। ये ज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक या क्रियात्मक पक्ष को समाहित करता है। ये बहुत प्राकृतिक और संवेदनशील विधा है। सभी स्तरों पर प्रयोग इसका योग्य है। अगर हम किसी भी स्तर पर हम एनसीईआरटी पद्धति के अनुसार उद्देश्य लेखन की बात करें, तो ये वहाँ पर इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, और मूड आधारित शिक्षा को ये बढ़ावा देता ही है। इसके साथ ही साथ कुछ इसकी सीमाएं भी हैं। अस्पष्ट क्रियाएं जैसे समझेंगे मापनीय नहीं है। समझेंगे, समझेंगे शब्द मापनीय नहीं है। अगर ये कहेंगे वो अपने शब्दों में बता सकेंगे,
परिभाषा दे सकेंगे तो ये मापनीय हो जाएगा। मूल आधारित उद्देश्यों का मूल्यांकन कठिन होता है। जो मूल आधारित उद्देश्य हैं, उनके अंदर विद्यार्थी में मूल्य, राष्ट्र प्रेम का मूल्य, नैतिकता का मूल्य, ईमानदारी का मूल्य विकसित हुआ है, इसको मापना जो है वो थोड़ा-सा कठिन हो जाता है। इसका मूल्यांकन कठिन हो जाता है। व्यावहारिक प्रशिक्षण की कमी भी कहीं न कहीं दिखती है। तीसरी जो पद्धति है वो मेगर पद्धति है। उसके अनुसार उद्देश्य लेखन किस प्रकार से होगा? रॉबर्ट मेगर द्वारा विकसित यह पद्धति शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहार आधारित, स्पष्ट और मापनीय बनाने के लिए जानी जाती है। ये पद्धति इस विचार पर आधारित है कि छात्र ने कोई चीज सीखी है तो वह व्यवहार में परिलक्षित होनी चाहिए। अर्थात विद्यार्थी ने कुछ सीखा है तो वो उसके व्यवहार में जरूर से दिखना चाहिए। अगर विद्यार्थी बहुत ईमानदारी ईमानदारी से वो काम करता है, या ईमानदारी का मूल्य उसके अंदर है, वो ईमानदारी की बात करता है, तो उसके व्यवहार में भी, उसके क्रियाकलाप में भी ईमानदारी दिखनी चाहिए। अगर समयबद्धता की वो बात करता है, तो समयबद्ध होकर के वो स्वयं कार्य करे, तो वो व्यावहारिक मतलब सैद्धांतिक पक्ष के साथ-साथ यहाँ पर जो भी विचार है वो या कोई भी जो उसका विद्यार्थी ने जो अधिगम किया है, वो अधिगम उसके व्यावहारिक पक्ष से परिलक्षित होना चाहिए। इसलिए कहा जा सकता है कि ये मेगर पद्धति के द्वारा जो उद्देश्य हैं, वो मापन योग्य उद्देश्यों का निर्धारण होता है और उसकी कुछ विशेषताएँ भी हैं। उद्देश्य लेखन की संरचना हम कैसे करेंगे? 3 घटकों से मिलकर के उद्देश्य बनेगा। प्रदर्शन, पहला छात्र क्या करेगा? प्रदर्शन मतलब छात्र जो ने सो सीखा है, उसके पश्चात वो क्या करेगा? परिस्थिति या कुछ शर्त पीछे होगी कि किन परिस्थितियों में करेगा, क्योंकि जो सीखा है उसके अनुसार अगर अनुकूल परिस्थितियां हैं तब कर पाएगा, तो किन परिस्थितियों में कुछ करेगा। मापदंड, सफलता का मापदंड क्या होगा? जो अगर उसने सीखा है, उपयुक्त परिस्थितियां उसको मिल रही हैं, तो वो उसको प्रदर्शित कर पाएगा, और फिर वो उसमें कितना सफल हो रहा है, कितनी प्रतिशत तक के वो वहां पर जो सीखा है वो उसी तरह की परिस्थिति में व्यवहारिक रूप से वो परिलक्षित कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो इसका मानदंड के आधार पर हम उसकी सफलता को निर्धारित करेंगे। उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि विद्यार्थी बिना शब्दकोश की सहायता के 10 मुहावरों में से कम 8 का उचित प्रयोग वाक्य में कर सकेंगे। अर्थात 10 मुहावरे उन्होंने सीखे हैं, तो 8 का वो उचित प्रयोग वाक्यों में कर पाएंगे बिना शब्दकोश की सहायता के। तो इसमें प्रदर्शन जो है मुहावरों का प्रयोग करना, क्योंकि उन्होंने 10 मुहावरे सीखे हैं, तो बिना शब्दकोश तो वो मुहावरों का प्रयोग करना वो प्रदर्शन है। परिस्थिति है कि बिना शब्दकोश की सहायता के, शब्दकोश की उनको सहायता नहीं लेनी है। और जो मापदंड है, तो इसमें 80% शुद्धता की 10 सीखे हैं तो कम से कम वो 8 का तो प्रयोग वाक्यों में कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये मेगर पद्धति के अनुसार हिंदी भाषा शिक्षण में उद्देश्यों का अगर हम निर्धारित करते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट होते हैं, विशिष्ट होते हैं कि कहीं से भी कुछ चीजों की कमी महसूस नहीं होती है। इस आधार पर हम उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं या निर्माण कर सकते हैं। इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसमें उद्देश्य अत्यंत स्पष्ट और व्यवहार आधारित होते हैं, मतलब बिल्कुल भी स्पष्ट है कि मुहावरों का प्रयोग करेंगे बिना शब्दकोश की सहायता से, और कम से कम उन्होंने अगर 10-20 नए वाक्य, 10 नए शब्द सीखे हैं तो 8 तो वो अपने व्यवहार में लाएंगे ही लाएंगे। 8 नए शब्दों का प्रयोग करते हुए वो वाक्यों का निर्माण कर पाएंगे। तो इस वजह से ये उसके उद्देश्य जो है स्पष्ट ज्यादा है और व्यवहारिक ज्यादा है। ये मूल्यांकन की प्रक्रिया को सहज बनाता है। ये अधिगम परिणाम पर अधिक केंद्रित है। जो अधिगम का परिणाम, जिसको कि हम लोगों ने एक कह सकते हैं सफलता के मापदंड के रूप में लिया है, कि पूर्व के उदाहरण से स्पष्ट है कि 80% वो मुहावरों का प्रयोग कर पाएंगे, मतलब 10 में से 8 तो जो कि 80% निकलता है। तो परिणाम पर आधारित है। शिक्षण के पूर्व, मध्य और पश्चात प्रभाव को मापने योग्य है। शिक्षण से पूर्व उद्देश्य कैसे हम निर्धारित कर रहे हैं, इसको भी माप सकते हैं। मध्य भी, शिक्षण के दौरान क्या कार्य हो रहा है, और शिक्षण के पश्चात, ये तीनों के द्वारा जो क्रियाएं चल रही हैं उसको मापने योग्य है। इसके बावजूद भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। ये अत्यधिक तकनीकी और संरचनात्मकता पर आधारित है।
ये भावनात्मक और सौंदर्यपरक उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। जो भाव जहाँ पर हम भावों की प्रतीति की बात कर रहे हैं, भाव ग्रहण करने की बात कर रहे हैं, तो उनको मापना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। जब उस प्रकार की परिस्थिति होती है, जोश की, अगर वीर रस की बात हो रही, वीरता की बात हो रही, समर्पण की बात हो रही, जब उस तरह की वास्तविक परिस्थिति आती है, तब विद्यार्थियों के अंदर वही भाव आता है और वो उस भावों की वो अभिव्यक्ति कर पाते हैं। तो इस तरह से जहाँ पर हम भावनात्मक और सौंदर्यपरक हम उद्देश्य का निर्धारित करते हैं, तो शायद उनको उनकी प्राप्ति के लिए उतना ही उपयुक्त नहीं है। ये रचनात्मक अभिव्यक्ति को सीमित कर देता है। नवीन रचना रचना किस प्रकार से करेंगे, नवीन शब्दों का प्रयोग, तो वहाँ पर इसकी थोड़ा-सा सीमित प्रयोग हो जाता है। इससे प्रारंभिक कक्षाओं के अधिगम परिणामों को मापना कठिन हो जाता है। इससे हम कह सकते हैं कि सुव्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों के स्थानांतरण के माध्यम से पूर्ण होती है। इस प्रक्रिया को उत्साही, प्रभावशाली और दिशा निर्देशित बनाने के लिए ही स्पष्ट और मापनीय उद्देश्य की आवश्यकता होती है। उद्देश्य में 3 प्रमुख घटक सीखने का परिणाम, विद्यार्थी केंद्रित स्वरूप एवं मापन की संभावना सम्मिलित रहती है। ब्लूम के अनुसार जो उद्देश्य है उसके 3 प्रमुख आयाम हैं, ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र एवं क्रियात्मक क्षेत्र, या जिसको मनोशारीरिक क्षेत्र भी कहते हैं। और इन तीनों क्षेत्रों के अनुरूप ही विभिन्न उद्देश्य लेखन की विधियां विकसित हुई। RCEM पद्धति, NCERT पद्धति और मैगर पद्धति। इस प्रकार से इस व्याख्यान में हम लोगों ने उद्देश्य लेखन की बात कही हुई है कि उद्देश्य लेखन हिंदी भाषा के संदर्भ में किस प्रकार से उद्देश्यों का लेखन किया जाएगा। गद्य की विधाओं के संदर्भ में, पद्य की विधाओं के संदर्भ में, व्याकरण की विधाओं के संदर्भ में, तो ब्लूम वर्गीकरण को अपनाते हुए जहाँ पर ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोशारीरिक पक्ष की बात हो रही है, और RCM पद्धति जो संज्ञानात्मक क्षेत्र पर अधिक बल देती। तो अगर हम उस पद्धति को अपनाएंगे तो हमारा केवल संज्ञानात्मक भाषा के ज्ञान पक्ष, जहाँ पर हम केवल विज्ञान की बात कर रहे हैं कि ध्वनि क्या है और उसके जो ध्वनियों का निर्माण हो रहा है वो किस आधार पर हो रहा है, ध्वनि हमारे प्रयत्न के आधार पर कितने प्रकार की होती, तो केवल ज्ञान की हम RCM पद्धति के आधार पर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से NCERT तीनों पक्षों को समाहित करती है। और जो मेगर पद्धति है वो बहुत ही स्पष्ट और सटीक है, कि स्पष्ट है कि नए नवीन वाक्यों को निर्माण कर रहे हैं, तो नवीन वाक्यों को सीखा है उन्होंने, व्याकरणिक संरचना के आधार पर नवीन वाक्य रचना किस प्रकार की होगी, तो वो कम से कम अगर 10 वाक्य उन्होंने नवीन सीखे हैं तो वो 8 वाक्यों का निर्माण कर सकेंगे। तो इस प्रकार से इस व्याख्यान में पूरी तरह से हम लोगों ने मातृभाषा हिंदी भाषा के संदर्भ में उद्देश्य लेखन की बात कही हुई है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमारे समक्ष रख सकते हैं। धन्यवाद।